Good morning everyone and welcome to this channel and hope everyone is doing well. Before making this video, I would like to apologize because I'm in Germany, so couldn't able to make the video on because of some personal commitment. So we'll start again. So today we are going to discussing about two companies. One is the Action Construction Limited and the other one is Tina Rubber and Infrastructure Limited. So both of these companies, if you see in the past, has given one of the great returns for their investors. So Tina Rubber and Infrastructures, I believe it was like 200 levels, they reached to 2000 levels kind of journey that this stock has been witnessed over the last 3-4 years, and it was also the great bull run. And also in the Action Construction Limited space, we have seen a huge growth builders for the people, because it was one of the key in the action equipment, material equipment and handling construction space. So the both of the companies are doing well, but abhi because of the some headwinds in the specific sectors and because these are the infra related companies, आपको उसमें थोड़ा सा अभी स्लो बैक दिख रहा है, वो उनके Q3 के रिजल्ट्स में भी हमें नज़र आया. सो इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि एक्शन कंस्ट्रक्शन और टीना रबर के ये दोनों जो स्टॉक है, वो आपने देखा होगा कि टीना रबर स्पेसिफिकली 2000 लेवल से 833 आई थिंक 850 के लेवल्स पे आया था. कल भी 12% डाउन था एंड देयर सो मेनी क्वेरीज अबाउट दिस स्टॉक. एंड एक्शन कंस्ट्रक्शन भी मुझे लगता है कि Q3 का जो परफॉर्मेंस था, हालांकि उनके गाइडेंस के अनुसार था, लेकिन इट यूज टू बी like the 30% engine. Now it has been derailed to the 15 to 20% of engines, and that's why you have seen the P has been deratings from the top to low, and इसलिए आप स्टॉक में बुरी तरह से पिटाई देख रहे हो इन दोनों स्टॉक में. हालांकि ओवरऑल थोड़ा 2 मिनट मार्केट के ऊपर चर्चा करते हैं. पिछले कुछ समय से मुझे लगता है कि एक सितंबर 2024 या अक्टूबर के बाद मतलब हालांकि खास रिटर्न इक्विटी मार्केट में नहीं बनाए हैं. आपने अगर देखा होगा, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद यूएस में एक रैली हुई नैस्डैक में, और वहाँ से थोड़ा सा वॉलेटिलिटी का मामला चल रहा है बिकॉज ऑफ द तारीफ डोनाल्ड ट्रंप कमिंग एंड गिविंग फॉर ईच एंड एवरी डे. हमारे आरबीआई ने भी अभी जो रेट कट किया है, इसीलिए जो डॉलर और रुपी का जो इक्वेशन नीचे की तरफ जा रहा है, और एफआई की रिलेंटलेस सेलिंग है. बिकॉज आप अगर देखोगे, उनको टैक्सेस भी भरना है, आप डॉलर टर्म्स में उनको 6 या 7% के उनको रिटर्न आ रहे हैं इंडियन मार्केट्स में. सो इट इज़ नॉट मेकिंग सेंस फॉर देम टू बी इन्वेस्टेड इन इंडिया. इसलिए अपना माल उठा के फिर वो यूएस की तरफ लेके जा रहे हैं, बिकॉज यूएस में उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा है. नैस्डैक में बहुत सारे स्टॉक अच्छा कर रहे हैं. और आप अगर देखोगे कि ओवरऑल अगर एफआई की तरफ से आप देखोगे, एफआई तभी आएंगे किसी मार्केट में जब उनको डॉलर टर्म में 10-12% का रिटर्न आएगा. आपकी रुपी और डॉलर का जो इक्वेशन है वो नीचे की तरफ जाने लगेगा, तब आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा एज फ्रॉम द एफआई पॉइंट ऑफ व्यू. और ऑब्वियसली आप अपने जीडीपी की रेट को भी देखो, 7.25% का हमारा एक जो टैगलाइन था वो नीचे की तरफ आ गया, 6.5 हो गया, तो 6.2 के तरफ आपकी जीडीपी ग्रोथ आ गई है. मतलब आपकी जीडीपी ग्रोथ में ही थोड़ी सी मतलब ढीलापन है. आपने गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड फंडिंग्स थे उसको आपने कम किया है. नॉर्मली आप अगर देखा होगा कि फाइनेंस रिलेटेड बजट्स में हमारे कंज्यूमर सेगमेंट में आप अगर देखोगे, उनको राहत दी गई है इनकम टैक्स में, जिसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आ रहा है. बिकॉज ये ऐसा श्योर नहीं है कि इनकम टैक्स में राहत देने के बाद लोगों के हाथ में पैसा तो ज़रूर आएगा, लेकिन लोग उस पैसे से इन्वेस्ट करेंगे या लोग उस पैसे से खर्चा करेंगे, वो दोनों अलग चीज़ है. अगर लोग उस पैसे से खर्चा करेंगे तो वो स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो कंज्यूमर कंपनीज हैं उनके लिए अच्छा है. लेकिन लोग अगर इन्वेस्ट करते रहेंगे और लोग अगर किसी अदर एसेट क्लास में चले जाएंगे, तो इट इज़ बिकमिंग मोर अ डेंजरस इशू. और आप रिजल्ट्स देखो, मतलब Q3 के रिजल्ट्स वाज द वेरी वर्स्ट आई हैव सीन इन द मेनी कपल ऑफ क्वार्टर्स इन मेनी ऑफ द डिफरेंट सेगमेंट्स. वेदर आप कंज्यूमर की बात कर लो, बीकाजी फूड्स के रिजल्ट आए, बहुत ही ख़राब रिजल्ट्स थे. पैट में पूरी तरह से डाउनफॉल था. 800 से स्टॉक मुझे लगता है 534 की तरफ चला गया है. तो कंज्यूमर में मुझे लगता है ये डाउनफॉल होगा. वेक्टर फूड के आप रिजल्ट देखो, थोड़े से कमज़ोर तरीके से रिजल्ट थे. मतलब देर आर नॉट अ गुड रिजल्ट वाइज. मुझे ऐसा लगता है जो शशिकांत दास का लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस था रिटायर होने के पहले, उन्होंने अपनी मॉनिटरी पॉलिसी के बारे में उन्होंने कहा था, वो थोड़ा सा आई ओपनर था. बिकॉज उसमें उन्होंने कहा था, बहुत सारी चीज़ें कही थी कि हमारी जीडीपी ग्रोथ कम हो रही है. उन्होंने एक पॉइंट कहा था कि Q1 FY26 से थोड़ी सी चीज़ें बेटर होती रहेंगी, ये Q3 और Q4 पेन देगा. और मुझे ऐसा लग रहा है कि उस सेंटिमेंट से आप देखोगे कहीं ना कहीं मार्केट बॉटम आउट करेगा. मतलब नोबडी नोज लाइक व्हाट्स गोइंग टू हैपन, बट इट्स माय गेस इज लाइक Q4 2024 तक 2025 तक आई थिंक Q4 2024 तक, मतलब अभी ये जो फाइनेंशियल ईयर इसमें आएगा, तो उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि सुधार होने की उम्मीद है. लेकिन वेट एंड वॉच है. इट इज़ अ कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक जो नेचर वाइज
अभी मार्केट में लग रहा है। अंधाधुंध तरीके से जैसे रिटेलर उसमें पैसा डालता था वो अभी नहीं डाल पा रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं रिटेलर जो पैसा डाल रहा था वो मार्जिन कॉल ट्रिगर हो रहे हैं बहुत सारे ब्रोकर्स के, जिसकी वजह से भी स्टॉक में गिरावट आ रही है। एंड ओवरऑल द सेंटिमेंट्स आर बैड। अगर सेंटिमेंट्स आर बैड होने के बाद एक फेवर वैल्यू का अगर स्टॉक है वो भी नीचे जाता है, और सेंटिमेंट्स अगर अच्छे हैं तो फेयर वैल्यू का स्टॉक भी बहुत ऊपर की तरफ जाता है। तो ये बुल और बियर मार्केट का फेज होता है। मुझे लगता है पिछले 5-6 महीनों से एक बहुत ही बड़ा पेन इक्विटी मार्केट्स में है। सो जो लोग डटे रहेंगे, जो लोग अच्छे स्टॉक को लेके चले जाएंगे, वही लोग पैसा बना पाएंगे। नहीं तो बहुत सारे स्टॉक के ऑल टाइम हाई नहीं कभी आ पाएंगे, या 5-6 साल लग जाएंगे, हु नोस। इसीलिए बिजनेसेस को ट्रैक करना, ऑन कॉल का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियोस के ऊपर आते हैं। एक्शन कंस्ट्रक्शन। एक्शन कंस्ट्रक्शन ये कंपनी बहुत अच्छी मल्टीपैटर रिटर्न्स देने वाली कंपनी थी पिछले कुछ सालों से। एक्शन कंस्ट्रक्शन एक काम करती है कि जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे फोकलिफ्ट्स हो गया, आपके एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट हो गया, ट्रैक्टर्स हो गया, आपके मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट हो गया, डिफरेंट टाइप्स की क्रेन्स जो आपको लगती है कंस्ट्रक्शंस के लिए, उसमें इसको मैन्युफैक्चर करने का वो काम करती है। तो इनके बहुत सारे सेगमेंट है। एक तो एग्री का सेगमेंट है इंपॉर्टेंट, उनका एक इंडस्ट्रियल सेगमेंट है, क्रेन्स वगैरह वो चीज़ें बनाते हैं। फोकलिफ्ट्स का उनका सेगमेंट है। तो 3-4 डिफरेंट सेगमेंट है। ये कंपनी नॉर्मली 30-35% का इंजन से काम करती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से, मतलब Q1 और Q1 में आके इस कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया था कि हम कंपनी के गाइडेंस को रिवाइज कर रहे हैं। हम अपनी गाइडेंस को लेके जा रहे हैं 15-20% के ऊपर। मतलब 30% का इंजन थोड़ा सा घट गया, 15-20% हो गया। आप अगर देखोगे वहाँ पर 17% की Q3 और Q3 की ग्रोथ रही है। मैं Q3 की बात कर रहा हूँ। तो Q3 के रिजल्ट्स में आप देखोगे 16.5% की कुछ ग्रोथ रही है, और पैट की ग्रोथ 26% की रही है। ईबिटा मार्जिन का जो परसेंटेज है वो 18.24% से रहा है। ईबिटा परसेंटेज जो है वो 31% से बढ़ा है। मतलब सेल्स बढ़ा है 16% से, पैट बढ़ा है 26% से, ईबिटा बढ़ा है 31% से, और ईबिटा मार्जिन है 18.4। आप अगर देखोगे मोटा मोटी आपको रिजल्ट सही लग जाएंगे। लेकिन पहले जो ग्रोथ इंजन काम करता था 30% से, वो इंजन अभी कम हो रहा है। आप अगर मार्केट कैप देखोगे 13,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। पी आप इसका देखोगे तो 45 से पी अभी थोड़ा सा लुढ़क के 35 की तरफ आ गया है। तो थोड़ा रीजनेबली वैल्यूड हो रहा है ये स्टॉक। नीचे जितना जाएगा उतना अच्छा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के ऊपर नजर आएगा। बिकॉज लेकिन एक पॉइंट है कि उनकी जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन कर रही है। अगर ग्रोथ वापस आ जाती है देन इट मेक्स मोर सेंस। कोई भी आप कंपनी देखो जिसकी ग्रोथ ऊपर की तरफ है, आप अगर V2 रिटेल की बात कर लो, अच्छे रिजल्ट से ऊपर की तरफ जा रही है, इसलिए पी एक्सपांड होता रहता है। जहाँ पर ग्रोथ धीमी हो जाती है, पी अगर टॉप का है तो पी वो लुढ़कने लगता है। इसलिए एक्शन कंस्ट्रक्शन 90 के पी के ऊपर ट्रेड करता था, वो नीचे खस के 35 की तरफ आ गया। हालांकि रिजल्ट जो है वो 17-18% से आ रहे हैं, लेकिन जो पहले जो एवरीथिंग वॉज इन द प्राइस वो नीचे आ जाता है, क्योंकि आपकी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कम हो गई। पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ जैसे कम हो जाएगी, आप वहाँ पर ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाओगे हाई पी के ऊपर, तो आप नीचे की तरफ आ जाओगे। तो यही हो रहा है एक्शन कंस्ट्रक्शन में। आप अगर स्टॉक में देखोगे तो जो उनका गाइडेंस का रिवीजन का जो इंटेक था, तो Q1 में उन्होंने कहा था कि गाइडेंस को रिवाइज किया। इसके बहुत सारे रीजंस थे। पहले तो इंडिया में आप अगर देखोगे इंफ्रा रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स बाय द गवर्नमेंट वाज हाई, इसीलिए अब बहुत सारी क्योंकि क्रेन कहाँ लगती है, फोकलिफ्ट कहाँ लगती है, जितने ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इंडिया में होंगे उतनी ज़्यादा इस कंपनी के इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट बहुत सारी जगह पे लग जाएगी। तो मतलब जितना ज़्यादा आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग से गरीब लोगों के लिए घर बनाओगे, आप रेलवे बनाओगे, डिफेंस में काम करोगे, तो वहाँ पर फोकलिफ्ट्स बड़े प्रोजेक्ट्स में लगती है। तो अभी उनका कहना है कि प्राइवेट कैपेक्स को बढ़ना चाहिए, गवर्नमेंट कैपेक्स कम होगा। और जैसे ही बीजेपी जो हमारी गवर्नमेंट है, जो मेन पार्टी है इंडिया में, तो उनका अगर जितना ही शेयर 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद जो कम हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हम कैपेक्स में जो रिलेटेड ग्रोथ थी वो कम के लोगों के हाथ में पैसा देंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोग अफेक्ट हो रहे हैं। इसीलिए वो एक इम्पैक्ट आया यहाँ के बजट में। अभी 2025 के बजट में जो कंज्यूमर को राहत दी गई, वहाँ पर 12 लाख के नीचे के लोगों को इनकम टैक्स माफ़ कर दिया गया। तो ये सारा इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि आप अगर देखो कि इंफ्रा रिलेटेड अगर ग्रोथ नहीं होगी तो इस सारे सेक्टर्स में ग्रोथ नहीं होगी। और इसीलिए Q1 में इन्होंने जो गाइडेंस दिया था कि 15% का हम 15-20% का करेंगे, वही अभी उन्होंने Q2 में आके कहा था कि हाँ हम कोई गाइडेंस में रिवाइज नहीं करेंगे, हम यही गाइडेंस रखेंगे। इसीलिए देखो कि जहाँ से ये बात हुई है वहाँ से स्टॉक धीरे थोड़ा नीचे की तरफ आ गया। लेकिन इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, बट यू कैन हैव अ लुक ऑन टू दिस कंपनी। कंपनी अच्छी है, 18-20% से अभी भी ग्रोथ कर रही है, ग्रोथ इंटैक्ट है, पैट के नंबर्स अच्छे हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज अच्छा मिल रहा है। उनकी एग्री के सेगमेंट में जो ट्रैक्टर वगैरह ये सब सारी चीज़ें बनाते हैं, वहाँ पर
ट्रैक्टर नहीं बोल सकेंगे हम, एग्री रिलेटेड इक्विपमेंट है, तो वहाँ पर ग्रोथ है, वॉल्यूम थोड़ा सा अच्छा बढ़ा है वहाँ पर। सो दैट इज़ अ वेरी विटनेसिंग थिंग। तो ये आपको देखना चाहिए मोटा मोटी, अगर आप उस स्पेस को जानते हैं तो। मोटा मोटी इनका बहुत सारा जो बिजनेस आता है वो फोकलिफ्ट से आता है या क्रेन बनाने से आता है, वहाँ पर थोड़ा सा धीमापन है, क्योंकि क्रेन उनका 50-60% ऑफ द रेवेन्यू आता है, वहाँ ही स्लो ग्रोथ है। तो आगे एग्री वाला सेगमेंट अगर अच्छा कर भी लेगा तो ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल इंफ्रा इज ब्लीडिंग, आई वुड से। सो that is how it is. A short thing about the Action Construction, have a look, it's a very good company, but when you get in favorable valuations, then only it is. आप एक कंपनीज की लिस्ट बनाओ कि कौन से अच्छी कंपनियां हैं, आरओई जिसका अच्छा है, परसेंटेजेस आरओसी के अच्छे हैं, उनकी बीटा मार्जिन ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऐसे खराब एनवायरनमेंट में भी कोई अच्छा अगर स्टॉक परफॉर्मेंस दे रहा है तो अच्छे एनवायरनमेंट में कितना अच्छा देगा। तो देन यू हैव टू सी एंड पुट एन रिलेटिव इन बॉक्स टू योर सेल्फ एंड देन एनालाइज योर सेल्फ। नाउ कमिंग बैक टू द टीना रबर, तो टीना रबर मैं इसके ऊपर पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखना, जहाँ पर मैंने बिजनेस के बारे में बात की है। इस वीडियो में हम रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे और स्टॉक के परफॉर्मेंस के ऊपर बात करेंगे, नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। तो टीना रबर जो है वो रिसाइकल रबर बनाती है, मतलब क्या करती है, ये आपके जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स के जो टायर है जो एक समय के बाद ख़राब हो जाते हैं, उस टायर को एक प्लांट में ला के, उनका वार्ले प्लांट है इंडिया में, तो वहाँ जाके उनकी टायर को क्रश करते हैं और उसके बाद एक टायर पाउडर्स बनाते हैं, PCMB स्क्रबर बनाते हैं। तो वो बनाने के बाद वहाँ से वो ब्यूटामिन करके एक मटेरियल होता है, उसमें मिक्स करके ये रोड्स वगैरह बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। मतलब ये रिसाइकल जो पाउडर बन जाती है, टायर को क्रश करने के बाद ये जो रबर पाउडर बन जाती है उसको ब्यूटामिन में मिक्स करके उनको रोड्स हाईवेज बनाने के लिए इसमें यूज़ होता है। क्योंकि क्या होता है, आप अगर देखोगे नितिन गडकरी का जो बयान आप देखोगे तो उनका कहना ही है कि जितना ज़्यादा रिसाइकल हम उतना यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी कॉस्ट बचेगी। क्योंकि इंडिया में देखोगे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स इज़ अ वेरी हाई कॉस्ट बिजनेस, तो वो चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हम वहाँ पर रिसाइकल चीज़ें यूज़ करेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ बिजनेस कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से ही ये सारी चीज़ें वहाँ पर आ गई, तो रोड में ब्यूटीमन लगने लगा। ये सिमिलर होता है जो रोड में एक मटेरियल लगते हैं, वो सिमिलर परफॉर्मेंस देता है। तो इसलिए ब्यूटामिन के ज़रिए ये पाउडर स्क्रबर ऐड करके हम उसमें यूज़ करते थे। तो उससे होता क्या था कि ये टीना रबर जैसी कंपनियों में जितना ज़्यादा क्रशिंग कैपेसिटीज़ बढ़ेगी, जितना ज़्यादा वो क्रश करेंगे, उतना ज़्यादा पाउडर वो बना पाएंगे। और ये लोग और भी चीज़ें बनाते हैं, जिम का मैट हो गया, जिम के टाइल्स हो गए, आपने आर्टिफिशियल ग्रास देखा है, उसके नीचे एक जो लेयर होती है वो भी इसकी होती है। आप अगर देखोगे स्टील के स्क्रबर भी ये लोग बनाते हैं। तो टीना रबर बहुत सारी चीज़ें बनाती है रिसाइकल वेस्ट की तरफ से। दूसरा एक फ़ायदा है कि ERP क्रेडिट्स क्या होता है कि आप अगर देखोगे जितना ज़्यादा आप रिसाइकल चीज़ें यूज़ करोगे उतना नॉर्मली एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होता है। तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाला कि अगर कोई चीज़ उसको मतलब आप रिसाइकल चीज़ों से बनाओगे, रिसाइकल क्रश करके, मतलब प्लास्टिक हो, ये रबर हो, जिसको आप क्रश करके कोई चीज़ बनाओगे तो आपको एक ERP क्रेडिट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, और वो क्रेडिट आप अपने कस्टमर्स को बेच सकते हो, और वो उस कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि टाटा मोटर जैसी कंपनी है, उनके जो टायर्स उसमें लगते हैं, तो उनका कहना है कि उनका कुछ परसेंटेज रिसाइकल टायर से टायर बनने चाहिए। इसलिए वो अगर अपोलो टायर से वो सारी चीज़ें ले रहा है या खुद वो टायर बना रहा है, तो बालकृष्ण इंडस्ट्री जैसा कंपनी है जो टायर बनाने की कंपनी है, तो टायर MRF जैसी कंपनी है, टायर बनाती है, तो वो टायर बनाने वाले जो OEM है उनका कुछ सारा परसेंटेज रिसाइकल टायर से होना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट का नॉर्म्स है। तो वो रिसाइकल टायर बनाने का काम ये खुद तो नहीं कर रहे हैं, तो ये टीना रबर जैसी कंपनियों का जो ERP क्रेडिट उनको जो गवर्नमेंट से मिला है, वो ERP क्रेडिट खरीदते हैं उनसे। तो ERP क्रेडिट खरीदने से टीना रबर जैसी कंपनियों को फ़ायदा होता है, क्योंकि मोटा मोटी उनको 7-8 करोड़ पर क्वार्टर का उनको एक प्रॉफिट आ जाता है, क्योंकि उनके पास ERP क्रेडिट है। वो क्रेडिट वो OEM को बेचती है। OEM को क्रेडिट क्यों बेचती है? क्योंकि उनको वो रिसाइकल अगर टायर उनको चाहिए है थोड़ा सा परसेंटेज, या उसमें उनको हेल्प चाहिए, तो वो ERP क्रेडिट उनको टीना रबर जैसी कंपनी से OEM की तरफ आता है। तो टीना रबर सेल्स ERP क्रेडिट टू द OEM, इसलिए टीना रबर पैसा बनाती है। तो पहले क्या होता था कि पहले इस कंपनी ने 32% अच्छी ग्रोथ करती थी, और उनका
ERP का परसेंटेज था पर क्वार्टर में उनका मुझे लगता है 7 या 8 करोड़ का ERP क्रेडिट इनको मिलता था, और मोटा मोटी उनको 24 करोड़ का लास्ट ईयर तो ERP क्रेडिट मिला हुआ है। आप अगर देखोगे इस क्वार्टर में उनको ERP क्रेडिट मिला है 2 करोड़ का, और मोटा मोटी अभी तक 9 मंथ में 6 ही करोड़ का मिला है। तो मतलब 24 करोड़ का जो ERP क्रेडिट था वो घट गया 6 करोड़ की तरफ। इसीलिए Q3 के उनके नंबर्स देखोगे तो कंपनी ने 32% की सेल्स की ग्रोथ की है, और लेकिन कंपनी का जो EBITDA जो है वो 6% से डाउन हुआ है, और पैट जो है वो 24% से डाउन हुआ है। ये मैं Q3 की बात कर रहा हूँ। 16% का EBITDA मार्जिन रहता था, तो अभी वो 10-11% के ऊपर आ गया है, 11.5% के ऊपर आ गया है। पैट का परसेंटेज वो 10.65 करती थी या 11% के ऊपर करती थी, लेकिन अभी जाके वो जो पैट है वो 5 या 6% पे कर रही है। तो पैट परसेंटेज में डिक्लाइन है, EBITDA परसेंटेज में डिक्लाइन है, उनका पैट डिक्लाइन कर गया है, उनका मतलब पूरा ही मतलब रेवेन्यू ग्रोथ तो किया है, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ के चलते आप अगर देखोगे उनकी पैट की ग्रोथ नहीं है। अगर पैट की ग्रोथ नहीं होगी तो एज इन्वेस्टर हमें EPS नहीं मिलेगा, EPS नहीं मिलेगा तो ROE परसेंटेज ऊपर नहीं जाएगा, EPS नहीं मिलेगा तो हमारे शेयर होल्डर्स को जो स्टॉक की प्राइस ऊपर जानी है वो नहीं जाएगी, क्योंकि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू PE इंटू EPS। आप अगर देखोगे इसका PE 70 हुआ करता था, वो नीचे नीचे घट के अभी 29 का PE आ गया है, और जो आपका EPS है वो भी कम हो रहा है। ये आप अगर देखोगे मुझे लगता है कि चीज़ें जून 2024 तक अच्छी थी, जहाँ पर आप देखोगे 9.71 का EPS था, वो EPS सितंबर में घट के मुझे लगता है कुछ 7 हो गया, और वहाँ से अभी के क्वार्टर में आप देखोगे तो EPS हो गया 4। कंपनी है 1,500 मार्केट करोड़ की। अगर इतनी छोटी कंपनी से हाई रिस्क लेके मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ, तो आई एम नॉट इन्वेस्टेड बट आई एम जस्ट ट्राइंग गिविंग आइडिया अबाउट इट। अगर कोई बंदा इन्वेस्टेड है इतनी छोटी कंपनी को लेके, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसकी EPS की ग्रोथ बनी रहे। स्मॉल कैप को हैंडल करना एक अलग लेवल का एक गेम है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बनी होती है। टाइटन इसीलिए है, टाटा मोटर इसीलिए है, वो निफ्टी का पार्ट इसीलिए है क्योंकि कंसिस्टेंटली वो ग्रो करता आ रहा है, इसलिए उसका मार्केट कैप एक 10,000 करोड़ की कंपनी से 30 साल लगे हैं उसको उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर को उस मुकाम तक पहुंचने के लिए उस साल लगे हैं। अगर हम चाहे कि हमारे स्मॉल कैप में सारी कंपनियां हैं वो वही तरह से मतलब ऑल द टाइम परफॉर्म करे, तो ये होता नहीं है, क्योंकि स्मॉल कैप में बहुत सारे उतर चढ़ाव होते रहते हैं। क्योंकि मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी बनी तो ये स्मॉल कैप प्लेयर्स के पास पैसा नहीं होता है, उनको हैंडल करना इतना आसान नहीं होता है, इसीलिए उनमें प्रॉफिट की डिक्लाइन होती रहती है। आप अगर देखोगे टीना रबर ने साउथ अफ्रीका में एक सब्सिडियरी खोली है, सऊदी अरेबिया में सब्सिडियरी खोली है, ओमान में खोली है, तो इनका जो सारा कॉस्ट है वो वहाँ पर लगा हुआ है। आप अगर देखोगे सेल्स की ग्रोथ है, प्रॉफिट गायब है। प्रॉफिट क्यों गायब है? क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई है। उनका कहना है कि रॉ मटेरियल है वो बढ़ गया है। दूसरी चीज़ ये जो है 70% ऑफ द चीज़ों को मतलब जो रॉ मटेरियल है उसको इंपोर्ट करते हैं और इंडिया के वार्ले के फैसिलिटी में टायर को क्रश करते हैं। मान लो कि फ्राइट कॉस्ट, ये जो वॉर वगैरह चल रही है जिसकी वजह से फ्राइट कॉस्ट में बहुत ज़्यादा वृद्धि आई है, मतलब इनका फ्राइट कॉस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है, जिसकी वजह से 70% जो मटेरियल आना, उसको क्रश करना, बाद में उसको सेल करना, इसमें उनको बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो फ्राइट कॉस्ट है, रॉ मटेरियल की प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं। कुछ ESOP उन्होंने दिए हैं क्योंकि उनका कहना था कि हम ग्रोइंग कंपनी है तो लोगों को ESOP दे रहे हैं हम, इसकी वजह से उनकी कॉस्ट थोड़ी सी अटक गई है। और चौथी जो चीज़ है, ये जो एक्सपांशन कर रहे हैं, एक्सपांशन तो अच्छी बात है, चलो मान लेता हूँ, क्योंकि एक्सपांशन उनको कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया में एक सब्सिडरी खोली, साउथ अफ्रीका में एक सब्सिडरी खोली, एक्सपोर्ट बिजनेस को बढ़ाने का उनका प्लान है। दिस इज़ गुड, बट कॉस्ट लगती है ना, वो वन टाइम वन फ्रंट कॉस्ट वो चली जाती है, जिसकी वजह से स्टॉक में असर आता है। क्योंकि इन चारों चीज़ों की वजह से इनका प्रॉफिट गायब हो रहा है। मुझे लगता है पहले लास्ट के क्वार्टर में Q2 2025 में 15-16% से प्रॉफिट किया था, अभी तो पूरा ही डिक्लाइन हो गया है। तो इसकी वजह से आप देखोगे 65 का PE डीरेल होकर 25-29 की तरफ आ गया है। आपको लगे अरे क्या अट्रैक्टिव बेट है, छोटी कंपनी है, PE सस्ता है। आप अगर स्क्रीनर में जाके देखोगे तो ROE का परसेंटेज 32 है, ROC 36 है, स्टॉक अच्छा है, बियर मार्केट है, ले लो उठा के। लेकिन दैट्स अ प्रॉब्लम बिकॉज यू हैव नॉट रेड द कॉन कॉल, बिकॉज ये कॉन कॉल में उनको बहुत सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट पूछे गए, लेकिन मतलब कंपनी इज़ नॉट एबल टू आंसर दोज क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे ये लगी है कि इनका ERP क्रेडिट कम हो गया है। इंडिया में देखोगे टीना इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, मतलब इंफ्रा रिलेटेड 52% ऑफ द रेवेन्यू ये सिर्फ ये ब्यूटामिन और पाउडर को मिक्स करके जो इंफ्रा में रोड बनाने में लगते थे, वहाँ से 52% रेवेन्यू आता है। वहाँ सिर्फ वॉल्यूम की ग्रोथ 18% की है। इनका कंज्यूमर सेगमेंट, और इनके 4 सेगमेंट में पहले बता देता हूँ, 4 सेगमेंट है। पहले तो एक सेगमेंट है इनका इंफ्रा रिलेटेड, दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेटेड, तीसरा है स्टील और चौथा है कंज्यूमर। कंज्यूमर में वो जिम के टाइल, जिम के मैट, योगा मैट जो बनाने में यूज़ होता है। दूसरा जो है उनका स्टील का सेगमेंट, स्टील रिलेटेड प्रोडक्ट, वो एब्रेसिव छोटे मोटे बॉल्स वो स्टील के होते हैं, वो बनाने में यूज़ होते हैं। तीसरा जो उनका सेगमेंट है वो आपका इंडस्ट्रियल सेगमेंट है।
तो इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स में वो कन्वेयर बेल्ट बनाने में काम करती है, तो कन्वेयर बेल्ट बनाने में इंडस्ट्रियल डिवीजन हो गया। और उनका मेन डिवीजन है वो इंफ्रा मतलब रोड बनाने के लिए जो बिट्यूमन उसके साथ मिक्स करके जो लगता है उसको इंफ्रा रिलेटेड बोलते हैं। तो इंफ्रा 52% का रेवेन्यू करता है नॉर्मली, जहाँ पर 18% की ग्रोथ है। इंडस्ट्रियल में ग्रोथ जो है कुछ 30% की वॉल्यूम की ग्रोथ में बोल रहा हूँ। और आप अगर स्टील में देखोगे तो 79% की है और कंज्यूमर में 120% है। जो आपका बिजनेस आपके पूरे रेवेन्यूज का 10% है, वो 120% से ग्रो कर रहा है, उससे मुझे क्या लेना देना है, वो टॉप परसेंट में उतना इम्पैक्ट ही नहीं डालेगा। लेकिन आप अगर नीचे चले जाओगे, इफ यू सी द डायनामिक्स ऑफ इट, आप नीचे चले जाओगे, नीचे आप लेके चले जाओगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि जो मेन सेगमेंट इंफ्रा वो स्ट्रगल कर रहा है। टायर क्रशिंग कैपेसिटी आप देखोगे लास्ट टाइम 30 थी Q3 2025 में, वो 25,000 मिलियन मेट्रिक टन से वो टायर क्रश करते थे। क्योंकि जितना ज़्यादा टायर आप क्रश करोगे उतना ज़्यादा आपको ERP क्रेडिट मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको ये रिसाइकल चीज़ें बेचने में हेल्प रहेगी, ठीक है। तो 30,000 का मेट्रिक टन्स का वो आप क्रशिंग कैपेसिटी करते थे, 25,000 का सॉरी, लास्ट Q3 2024 में। यहाँ पर Q3 में मुझे लगता है कुछ 30,000 किया है। और लास्ट क्वार्टर Q2 2025 में 32,000 मेट्रिक टन का उनका कुछ क्रशिंग कैपेसिटी था। तो मतलब ये छोटी कंपनी है और क्रशिंग कैपेसिटी Q2 और Q2 क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे वो कम हो रही है। इनका एम था कि 2.5 लाख मिलियन मेट्रिक टन्स में वो लोग क्रश करना चाहते थे FY27 में। कंपनी ने गाइडेंस दिया था कि हम इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 500 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, अगले साल में 900 करोड़। उनका कहना था कि मतलब FY27 तक कि उनका कहना था कि 900 करोड़ का रेवेन्यू का गाइडेंस था। उन्होंने सितंबर 2024 में आके ये चीज़ें बताई थी कि हम गाइडेंस को 27 तक करेंगे, अराउंड 900 करोड़, इस साल 500 करोड़ करेंगे। टायर क्रशिंग कैपेसिटी 80,000 मेट्रिक टन से वो उनको 2,50,000 तक लेके जाएंगे FY27 तक। गाइडेंस अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन बिकॉज ऑफ द हेडविंड कमिंग इन फ्रॉम दिस फ्राइट कॉस्ट, रॉ मटेरियल इंक्रीजेस एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज बीन रिड्यूस्ड ऑन द मेकिंग द रोड्स एंड ऑल दैट स्टफ, दैट इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप देखोगे इंफ्रा रिलेटेड सेगमेंट्स है, तो जहाँ पर इंफ्रा रिलेटेड डाउनहोल होगा वहाँ पर तो स्टॉक में असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और आप अपने देखोगे कि पैट के डिक्लाइन है, पैट नहीं आ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है। और मैंने देखा है कि मैनेजमेंट इन द कॉन कॉल इज ऑल्सो नॉट कॉन्फिडेंट कि कब ये सारी चीज़ें इंप्रूव होगी। हाँ, अगर डोनाल्ड ट्रंप अभी चाह रहे हैं कि यूक्रेन का वॉर खत्म हो, इसराइल का वॉर मोटा मोटी खत्म हो चुका है, तो आगे जाते हुए चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। लेकिन उनका कहना है कि कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं है, वर्ड इन्होंने यूज़ किया है कॉन कॉल में, कोई ड्रामेटिक शिफ्ट नहीं होगा। सो स्टॉक यही पड़ा रहेगा यहाँ से, क्योंकि ये 29 के PE के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 20 के PE तक चले जाएगा, लेकिन वहाँ से एक डाउनफॉल नहीं होगा नॉर्मली ये सारे स्टॉक में। क्योंकि आप अगर देखोगे कि रेवेन्यू ग्रोथ है, लेकिन पैट की ग्रोथ वापस आनी चाहिए, वो वन टाइम कॉस्ट कम हो जाएंगे आगे जाके, रॉ मटेरियल की कॉस्ट अगर नीचे अच्छी होगी। क्योंकि उनका कहना है कि नॉर्मली रबर इंडस्ट्री गोइंग थ्रू ए डाउनहिल फेज नाउ। तो यही चीज़ें है कि, और आपने देखोगे कि इसमें पब्लिक का परसेंटेज जो 22% 23% के ऊपर पब्लिक भर भर के माल ले चुकी है। FIA नहीं है, DIA स्टॉक में नहीं है, और आप देखोगे कि ऊपर से आपका प्रमोटर भी अपने स्टेक को थोड़ा थोड़ा कम कर रहा है। पिछले 1-2 साल से 2-3% से उस प्रमोटर ने भी स्टेक बेचा है। तो मतलब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ पर आपको एक थोड़ा सा रेड सिग्नल मिलता है वहाँ से आप स्टॉक से निकल जाना इंपॉर्टेंट रहता है। बाद में जाते क्या होता है, चीज़ें ख़राब होती रहती है। मुझे याद है मैंने एक स्क्रीनर में देखा था कि इनका EPS जो है, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखता हूँ कि EPS देखता हूँ कि EPS में क्या हो रहा है। आप अगर देखोगे 9, पहले तो 6 का EPS था, पिछले का साल में 8 हुआ, 8 से 9 हुआ, 9 से थोड़ा सा फ्लैट होने लगा, और वहाँ से पूरा सितंबर 2024 में EPS ही पूरा गायब हो गया, वो 7 पे आ गया, अभी 6 पे आ गया Q2 2025 में, अभी तो 4 पे आ गया है। तो मतलब EPS की ग्रोथ नीचे 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 तक आएगी, कहाँ पैसा बनाएगी। और दूसरी चीज़, मार्केट के जो सेंटीमेंट्स है वो बहुत ख़राब है। जहाँ पर मार्केट के सेंटीमेंट्स ख़राब होते हैं तो आपको ऑब्वियसली स्टॉक, अगर ये अच्छा भी है 1000 पे, वो स्टॉक को नीचे 500 पे लेके जाएगा। बिकॉज मार्केट सेंटीमेंट्स और बियर मार्केट का फेज अगर चलता है ना, तो जो खराब रिजल्ट देने वाली कंपनी उसमें और गिरावट ज़्यादा होती है, जो अच्छे रिजल्ट देने वाली है वहाँ पर गिरावट होती है, लेकिन कम होती है गिरावट। तो ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ग्रोथ इज ऑलवेज देयर। मतलब अगर ग्रोथ किसी कंपनी में नहीं हुई तो बिजनेस नहीं हो पाएगा। सो होपफुली यू लाइक माई वीडियोज, यू लाइक माई एनालिसिस, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. No buy and sell recommendations, and I'll be getting soon back to making most of the videos. So it's just because I'm in Germany, so couldn't able to make it all those videos. Thank you very much, and I appreciate your help. Thank you very much, and please like, share and subscribe.